नमस्कार दोस्तों, हरियाणा डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों प्रमाण हरियाणा से मिले, जो यह बताते हैं कि हरियाणा हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक रही। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यौधेय, अग्रगणराज्य, कुलीन जैसे राजाओं के बाद हर्षवर्धन ने किस कदर उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधे रखा। लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद कैसे इतना बड़ा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। राष्ट्रकूटों, प्रतिहारों, पाल राजाओं के बाद पृथ्वीराज चौहान ने कैसे तराइन के युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया और हरियाणा सहित संपूर्ण उत्तर भारत सुल्तानों और मुगलों के अधीन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अधीनस्थ राजाओं में स्वतंत्र राज करने की होड़ मच गई। ऐसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं था जो इन विरोधी राजाओं को दबा सके। तो ऐसे में इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य कई छोटे बड़े राजाओं के बीच बट गया। अग्र और कुलीन जैसे गणराज्य भी उत्तर भारत के राज्यों को एक धागे में पिरोने में असफल रहे। हर्षवर्धन ही एक ऐसा राजा बना जो पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध पाया। हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन को जब धोखे से मारा गया तब हर्ष की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। राजपाट से दूर रहने वाला हर्षवर्धन सेनापतियों और अन्य अधिकारियों के कहने पर राजपाट संभालने को तैयार हुआ। राजा बनते ही हर्षवर्धन ने सबसे पहले अपनी बहन श्री को विंध्याचल के जंगलों से ढूंढ निकाला, जो सती होने जा रही थी, और अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज कर लिया। राजधानी को सुरक्षित करते ही हर्षवर्धन अपने राज्य के विस्तार में लग गया। सबसे पहले इसने अपने भाई राजवर्धन का बदला लेने के लिए बंगाल पर आक्रमण किया, जहां गौड़ राजा शशांक का राज्य था। हर्षवर्धन ने असम के राजा भास्कर वर्मा से दोस्ती की और एक साथ दोनों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इस तरह उसने बंगाल यानी गौड़ को जीत लिया। इस घटना का प्रमाण बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है। हर्षवर्धन यही नहीं रुका। बंगाल विजय के बाद उसने 5 प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया। पंच भारत में आने वाले प्रदेश सारस्वत, जो आज का पंजाब है, कानिकुब्ज का क्षेत्र, गौड़, मिथिला, उत्कल यानी उड़ीसा का क्षेत्र, ये प्रदेश उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के शाखा केंद्र थे। इन प्रदेशों को जीतकर हर्षवर्धन ने अपने राज्य का विस्तार किया। सिंध और नेपाल को भी हर्षवर्धन ने जीत लिया। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को जीतने के बाद हर्ष को दक्षिण भारत भी जीतने की लालसा होने लगी। इसकी शुरुआत इसने गुजरात के वल्लभी राज्य के राजा ध्रुवसेन को हराकर की। चीनी इतिहासकार हेनसांग अपने विवरण में बताता है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय का राज था, जिसने हर्षवर्धन को हराया और उसे उत्तर भारत लौटने पर मजबूर किया। गंजम का युद्ध हर्षवर्धन का आखिरी विजय युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध को जीतने के लिए हर्षवर्धन को जान माल की भारी कीमत अदा करनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि राज्य अंदर से कमजोर होने लगा। इसी बीच इसने कश्मीर के राजा शुहाड़ू पर आक्रमण की तैयारी करता है, लेकिन कश्मीर के राजा शुहाड़ू ने हर्षवर्धन को करारी शिकस्त दी। 641 ईस्वी में लड़ा गया यह युद्ध हर्षवर्धन की आखिरी लड़ाई साबित हुई। राज्यों में फूट पड़ने लगा। अधीनस्थ राजाओं में स्वतंत्र राज करने की मांग उठने लगी। आखिरकार 648 ईस्वी में हर्षवर्धन के मरने के बाद राज्य वैसे ही बिखरने लगा जैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बिखर गया था। हर्षवर्धन के मरते ही कन्नौज को जीतने के लिए अलग अलग आक्रमणकारी हमला करने लगे। 7वीं सदी में अरबों ने बंगाल में प्रवेश किया और कन्नौज पर आक्रमण किया। फिर गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर राज किया। पाल वंश के राजाओं ने तोमर वंश को दबाकर रखा था। महेंद्रपाल फर्स्ट के मरते ही तोमर वंश हरियाणा में स्वतंत्र हो गए। इस वंश के उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इन्हें विदेशी आक्रमणकारियों की संतान बताता है, तो कोई ब्राह्मण, तो कोई क्षत्रिय। लेकिन गोपचल आख्यान के लेखक अगड्य राय ने तो इन्हें अत्रि ऋषि की संतान बताया। इस कुल में केवल 3 कुलों की ही गिनती होती है, चौहान, तोमर और पंवार। महमूद गजनवी जब 7वीं बार भारत पर हमला किया तब हरियाणा में तोमर वंश का ही राज था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों को लूटकर जब महमूद गजनी लौट रहा था तब उसने हरियाणा के थानेश्वर मंदिर को भी लूटा और चक्र स्वामी की ऐतिहासिक प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। तोमरों की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
उधर राजस्थान के चाहमान तोमरों की कमज़ोर स्थिति की फिराक में थे। आखिरकार चाहमान नरेश अरुणराज को वो मौका मिल ही गया जब वे यमुना नदी पार कर हरियाणा पर हमला बोल दिए और हरियाणा चाहमानों यानी चौहानों के अधीन हो गई। पर वे हरियाणा पर स्वतंत्र राज नहीं किए। तोमरों को अपना सामंत बनाकर हरियाणा इन्हें ही सौंप कर चले गए। सामंत का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी साम्राज्य के अधीन दिए गए क्षेत्र का संचालन करे। तो एक तरह से हरियाणा पर आंतरिक शासन तोमरों का ही रहा, जो चौहान वंश के राजाओं के अधीन होकर काम कर रहे थे। उधर अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी गजनी राज्य पर हमला बोल दिया, जिस कारण गजनी का राजा भागकर लाहौर आ गया। तो उसके पीछे मोहम्मद गौरी भी उसे हराने के लिए लाहौर पर हमला करके 1180 में मोहम्मद गौरी लाहौर के राजा खुसरो मलिक से लाहौर को छीन लेता है। यहाँ से मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं से मिल जाती है, जो दोनों के बीच युद्ध का कारण बनती है। इधर भारत में दिल्ली चौहानों के अधीन होने के कारण कई राजा पृथ्वीराज चौहान को नापसंद करते थे, जिस कारण वे पृथ्वीराज चौहान का सर्वनाश देखना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए तराइन युद्ध के कई आंतरिक कारण रहे। सबसे पहले तो भारतीय राजाओं में आपसी फूट, दूसरा कारण भारत का समृद्धशाली होना था। मोहम्मद गौरी भी महमूद गजनवी की तरह यहाँ आक्रमण कर धन लूटना चाहता था। तीसरा कारण राजपूतों और मुसलमानों के बीच की आपसी रंजिश, जो महमूद गजनवी के पहले से चली आ रही थी, जो एक निर्णायक युद्ध की मांग कर रही थी। ऐसे छोटे बड़े और भी कारण रहे थे, मगर जयचंद का षड्यंत्र प्रमुख कारण रहा था। पड़ोसी राज्यों को साथ मिलाकर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को विशाल सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को अनहिलवाड़ा के राजा के साथ युद्ध में भटका दिया। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसे इस बात की जानकारी थी कि जयचंद और उसके पड़ोसी राज्य के राजाओं ने मिलकर मोहम्मद गौरी को उस पर हमला करने का न्योता दिया है। फिर भी उसने अनहिलवाड़ा के राजाओं के साथ युद्ध किया। जयचंद का यह षड्यंत्र और पृथ्वीराज चौहान की यह भूल भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में गौरी की पराजय होती है, लेकिन एक साल बाद ही 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और भारत का भविष्य दोनों अंधकारमय हो गया। दिल्ली के सिंहासन पर अब पहली बार कोई मुस्लिम राजा बैठने जा रहा था, जबकि पूरी प्रजा हिंदू थी। मोहम्मद गौरी खुद तख्त पर न बैठकर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठाया, जो इसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम था जो राजा बना, इसीलिए इसे ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी जैसे अलग अलग वंश के राजाओं ने दिल्ली पर हुकूमत की और हरियाणा भी इन्हीं के अधीन रही। इधर अफगानिस्तान के अफगान क्षेत्र में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने पिता के मरने के बाद मात्र 12 वर्ष की अवस्था में अफगान का राजा बनता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके चचेरे भाइयों ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे वह दबाने में नाकामयाब रहा और अफगान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर हो गया। एक अस्थायी ठिकाने की खोज में बाबर दर दर की ठोकरें खाने लगा। यहाँ दिल्ली में इब्राहिम लोदी की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। राज्य में आंतरिक विरोधी सिर उठाने लगे थे। इब्राहिम के अन्य दूसरे भाई सिंहासन को हासिल करना चाहते थे, लेकिन लोदी से खुला विरोध करने की हिम्मत किसी में न थी। इब्राहिम लोदी के भाइयों और पड़ोसी राज्य के राजाओं ने मिलकर बाबर को भारत आने का न्योता दिया। इनका प्लान था कि बाबर लोदी को हराकर दिल्ली का तख्त इन्हें सौंप देगा, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि बाबर सालों से अपना एक अस्थायी राज्य स्थापित करना चाहता था और वो मौका पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में मिला, जब भारत आने का न्योता इब्राहिम लोदी की विरोधियों ने दिया। दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बाद अब दिल्ली बाबर की थी और यहीं से मुगल काल की शुरुआत होती है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल राजाओं ने दिल्ली पर राज किया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर को पसारती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।